बॉलीवुड की माँ के नाम से जिनको जाना जाता है, जिनका नाम था रीमा लागू। दोस्तों, इनको आप भली भांति जानते होंगे। ज़्यादातर बड़े बड़े एक्टरों की यह माँ बन चुकी हैं और बड़ी ही शानदार और दमदार इनकी अदाकारी रहा करती थी। इतनी महान अदाकारा का अंत बहुत ही दर्दनाक हुआ और बहुत ही छोटी उम्र में इनको इस दुनिया से जाना पड़ गया था। कैसे इनकी मौत हुई और किस तरह से यह फिल्मों में आई और किस तरह से यह इतनी प्रसिद्ध हुई थी कि लोग इनकी अदाकारी के कायल हुआ करते थे, पूरी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। रीमा लागू, इनको बॉलीवुड की माँ का तमगा दिया गया था। सभी लोग इनको माँ के रूप में देखा करते थे और यहाँ तक कि जो फिल्म देखते थे दर्शक, वो भी इनको बड़ी एक तरह से इज्जत से देखा करते थे। इनके लिए एक वो कहते हैं, क्या कहते हैं, दिलों के अंदर इज्जत थी। मराठी फिल्मों की एक मशहूर हीरोइन हुआ करती थी जिनका नाम था मंदाकिनी भडभडे। उनके घर में 21 जून 1958 को एक बेटी का जन्म होता है और उस बेटी का नाम रखा जाता है नयन। यही नयन आगे चलकर रीमा लागू के नाम से मशहूर हुई थी। दोस्तों, इनका नाम रीमा लागू आगे चलकर बदला गया था। रीमा में बचपन से ही अभिनय की प्रतिभा नजर आने लगी थी और जब वो 6 साल की थी तो उन्होंने मराठी फिल्म मास्टर जी में बतौर बाल कलाकार का रोल यहाँ पर किया था। और दोस्तों, रोल इतना अच्छा था कि सभी लोग उनके इस किरदार के दीवाने हो गए थे और बहुत ही अच्छी तरह से निभाया गया था। इसके अलावा कई मराठी फिल्मों में उन्होंने बतौर बाल कलाकार के रूप में अपनी प्रतिभा को दिखाया था। बहुत सारी फिल्मों में भी रोल किए थे। रीमा लागू पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और वह थिएटर के साथ साथ ही अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर किया करती थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थिएटर के भरोसे बैठी हों, पढ़ाई लिखाई अच्छे से की करती थी। दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन जब उनकी हो जाती है तो उसके बाद वह मुंबई के सरकारी बैंक यूनियन बैंक में नौकरी करने लगती हैं। वहाँ पर नौकरी करके कुछ पैसे वगैरह कमाने लगती हैं, अपने पाँव पर खड़ी हो जाती हैं। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। फिल्मों में उनको आना था, नौकरी बैंक की छोड़नी थी। अब यहाँ पर जानेंगे कि वह फिल्मों में किस तरह से आई थी, क्या कारण बना था जो वह फिल्मों में आई और अपनी दमदार भूमिका से सब लोगों को मोहित किया था। रीमा नौकरी के साथ ही पृथ्वी थिएटर में शौकिया अभिनय किया करती थी। अपने शौक को पूरा करने के लिए नाटकों में काम किया करती थी पृथ्वी थिएटर में। एक बार रीना एक नाटक में एक्टिंग कर रही थी, तभी वहाँ पर शशि कपूर की नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है। उनकी दमदार एक्टिंग को वो देखते हैं और उनकी दमदार एक्टिंग के वो कायल हो जाते हैं। और दोस्तों, अगले ही दिन शशि कपूर ने अपने दोस्त श्याम बेनेगल को बुलाया और कलयुग फिल्म में रोल देने के लिए कहा रीमा लागू को। अब यहाँ पर कलयुग फिल्म में रोल उनको पहली बार मिल जाता है और बस यहीं से रीमा ने हिंदी सिनेमा में कदम रख दिया था। दोस्तों, पृथ्वी थिएटर में डायरेक्टर गोविंद निहलानी भी रीमा की एक्टिंग के कायल हो गए थे। उनको भी रीमा लागू की एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगा करती थी और दमदार भूमिका किया करती थी। उन्होंने भी फिल्म आक्रोश में रीमा को नौटंकी डांसर का ज़बरदस्त किरदार दिया था और यह किरदार रीमा लागू ने बहुत ही तन मन से निभाया भी था। दोस्तों, मगर रीमा लागू की किस्मत जो चमकी थी वो चमकी थी 1988 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कयामत से कयामत तक। उस फिल्म ने रीमा लागू की किस्मत को बदल कर रख दिया था। दोस्तों, इसमें वो जूही चावला की माँ का रोल करती हैं और रोल इतना दमदार था कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा कर रह गए थे इनके रोल को देख करके। अब वो बॉलीवुड की माँ के रूप में मशहूर हो गई थी। सभी लोग उनको माँ के रोल दिया करते थे, एक्टरों की माँ के रोल। फिर फिल्म मैंने प्यार किया देखी होगी आपने, सलमान खान की है। उसमें सलमान खान की माँ बन के खूब तारीफ इन्होंने बटोरी थी। दोस्तों, उसके बाद 90 के दशक में बॉलीवुड का माँ का मतलब रीमा लागू हो गया था। यानी कि 90 के दशक में बॉलीवुड की माँ का अगर कोई नाम लेता तो उसका मतलब यही समझा जाता कि रीमा लागू के बारे में बात कर रहे हैं। फिल्में इनकी बहुत सारी आई, जिनमें कुछ फेमस फिल्मों के मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिनमें है साजन, गुमराह, वास्तव फिल्म में संजय दत्त की माँ का रोल किया था इन्होंने, जिसमें संजय दत्त को लास्ट में झूले पर गोली मार देती हैं। इन सुपरहिट फिल्मों में रीमा ने माँ के बड़े ही दमदार किरदार निभाए थे। रीमा ने छोटे पर्दे पर भी खूब नाम कमाया। दोस्तों, अब छोटे पर्दे पर इन्होंने क्या काम किया था,
एक धारावाहिक आया करती थी श्रीमान श्रीमती जी, और उसमें रीमा लागू बहुत अच्छा काम करती थी। एक आया करती थी तू तू मैं, उसमें भी रीमा लागू ने बहुत अच्छा काम किया था और घर घर तक इनकी पहचान हो गई थी इन सीरियल्स की वजह से। दोस्तों अब यहाँ पर उनकी ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी जो होती है उसके बारे में जान लेते हैं। उनकी निजी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ही ख़राब गई थी। बैंक में जब वह काम किया करती थी तो बैंक में काम करते करते विवेक लागू नाम के शख्स से उनको प्यार हो गया था। विवेक लागू थिएटर किया करते थे और फिर दोस्तों दोनों को जब प्यार हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। विवेक ने ही नयन को नया नाम दिया था रीमा लागू। दोस्तों यहाँ से इनका नाम बदल गया था, इनके पति ने ही चेंज किया था। दोस्तों यहाँ पर विवेक भी थिएटर किया करते थे और दोनों ही एक ही काम को किया करते थे, एक ही चीज़ में रुचि थी, तो इनका प्यार भी गहरा था शुरुआत में। विवेक मराठी सिनेमा तक ही सीमित रह गए, मगर रीमा बहुत आगे निकल गई थी, वह हिंदी फिल्मों में भी आ गई थी और अब इन दोनों की एक बेटी होती है। दोस्तों बेटी होने के बाद दोनों के बीच में तू तू मैं होने लगती है और इन दोनों के बीच में झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि रिश्ता खराब हो जाता है और दोनों एक दूसरे से तलाक ले लेते हैं। बेटी की कस्टडी रीमा लागू को मिलती है, यानी कि रीमा लागू अपनी बेटी को पालती है। दोनों ने दोबारा शादी कभी नहीं की, ना ही विवेक ने ना ही रीमा ने, दोनों ही अपने जीवन में अकेले अकेले रहे। लेकिन हाँ, बीच में अभिनेता सफ़ी इनामदार के साथ रीमा लागू का नाम जरूर जोड़ा गया था। इसमें सच कितना है झूठ कितना है इसके बारे में हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। दोस्तों कई बार खबरें अफवाह भी होती हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं इनकी मौत का सच, इनकी मौत किस तरह से हुई थी और किस तरह से इतनी कम उम्र में यह इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। महेश भट्ट एक शो बना रहे थे, उस शो का नाम था नामकरण और इसमें रीना को दयावंती मेहता का नकारात्मक रोल भी मिला था करने के लिए। वो इस शो के पहले एपिसोड की शूटिंग करके घर ही लौटी थी और जाकर खाना खाया और अच्छी तरह से सो गई थी। वह अपने बेटी और दामाद के साथ रहा करती थी, बिल्कुल भली चंगी थी, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो जैसे वे सो जाती हैं तो सोने के बाद 18 मई 2017 को वह दिन था, रात को 1 बजे का समय था, तो अचानक उनको बेचैनी सी महसूस होने लगती है। तभी वो अपनी बेटी और दामाद के कमरे पर जाती हैं, उनको जगाती हैं और बेटी और दामाद ने बड़ा सूझबूझ भरा तरीका अपनाया। उनको तुरंत वह हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल का नाम होता है अंबानी हॉस्पिटल। दोस्तों उसमें डॉक्टर उनकी ईसीजी करते हैं, तो ईसीजी से पता लगता है कि इनको हल्का हार्ट अटैक आया था। सब हैरान थे क्योंकि यह कभी बीमार नहीं हुई थी, ना ही उनको कोई दिल की बीमारी थी। सभी लोग हैरान और परेशान थे। दोस्तों अब क्या होता है, उनको अस्पताल में ही रखा जाता है और उनकी बेटी डॉक्टरों से बातचीत कर ही रही थी, तभी इनकी तबीयत और ज़्यादा अचानक ख़राब हो जाती है और फिर डॉक्टर इनको आईसीयू में रखते हैं और आईसीयू में रखकर इनका जब चेकअप वगैरह किया जाता है तो इनको कार्डियक अरेस्ट आया था और 59 साल की उम्र में इनकी वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है आईसीयू के अंदर। बेटी और दामाद बाहर खड़े हुए थे और अंदर आईसीयू के अंदर इनकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों ये कितना दमदार अभिनय किया करती थी। इनकी एक्टिंग को आप भी अगर देखोगे तो इनके अंदर एक अलग ही छवि झलका करती थी, एक माँ की छवि, और हंसकर बातें किया करती, मतलब एक अलग ही छवि थी। लेकिन संसार के अंदर कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। इस संसार के अंदर मेरा तेरा ये बस चला रहता है, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं होता है, कुछ दिनों का मेला है और फिर उड़ जाता पंछी अकेला है। तो जीवन के अंदर भलाई का काम करें और कभी भी ये ना करें कि भाई मेरा है, अपना है, ये करेंगे वो करेंगे। सबका है, सारा परिवार साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकता है। और भले काम ज़रूर करते जाएं, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, बुढ़ापे में भला काम करेंगे, दान पुण्य करेंगे। भाई बुढ़ापा देखा किसने है? बुढ़ापे से पहले ही अगर इंसान चला जाए तो फिर क्या करेगा? मरने के बाद वह यही सोचेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, ना ऊपर वाले का नाम लिया, ना किसी से मिलकर चला और मैं पहले ही इस दुनिया से उठा दिया गया। ठीक है, बच्चों का भरण पोषण करना होता है, लेकिन सब चीज़ बच्चों का भरण पोषण ही नहीं होता है। बच्चों का भरण पोषण भी साइड में करना होता है, लेकिन साथ में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, उनको भी निभाना होता है। तो जीवन को भरपूर जिएं, कभी भी इसको बोझ ना बनाएं अपने जीवन के ऊपर। हल्के में भी ना लें और बोझ भी ना बनाएं। आराम से मस्ती से अपना काम करते हुए जिएं। देने वाला ऊपर वाला है, वही देगा जो कुछ देगा, वरना कितनी भी मेहनत कर लो कुछ नहीं मिलने वाला अगर भाग्य में नहीं है तो।
दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें। हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है इसके बारे में लिखें ज़रूर, जिससे कि हमें और ज़्यादा हौसला मिले। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।